हेलो दोस्तों, देखिए जिनका आबकारी सिपाही का इंटरव्यू होना है, आपको पता ही होगा कि 26 अक्टूबर से आपका इंटरव्यू शुरू होना है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद ये डेटें एक बार बढ़ी भी और 26 से अब जो है स्टार्ट हो रहा है। सबके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। उम्मीद है कि सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने फ़ीस जमा किया होगा, पहले ही फ़ीस जमा करा ली जा रही है। इससे पहले आयोग वहाँ पर ऑफलाइन फ़ीस जमा कराता था और फिर वहाँ से प्रक्रियाएं होती थी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फ़ीस ही जमा कराई गई है आपसे, और फीस जमा कराने के बाद आपका इंटरव्यू लेटर दिया जा रहा है डाउनलोड करने के लिए। और इंटरव्यू लेटर के साथ में आपको प्रपत्र संख्या 1, प्रपत्र संख्या 2 और प्रपत्र संख्या 3 और 4 ये हमने यहाँ पर ले रखे हैं। आपको भी जब आपने फीस पेमेंट किया होगा तो जैसे ही आप डाउनलोड किए होंगे इंटरव्यू लेटर, उसी के नीचे प्रपत्र संख्या 1, 2, 3, 4 सीरियल से लगे हैं, उनको सबको डाउनलोड कर लेना है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी कर लें। केवल इंटरव्यू लेटर आपको डाउनलोड नहीं करना है, साथ में वो जो प्रपत्र हैं, वो प्रारूप हैं, उनको भी आपको डाउनलोड करना है। और एक प्रतियों में आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जहां भी जाएंगे शॉप पे आप एक इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और इसकी 2 फोटोकॉपी कराएंगे। ठीक है, एक तो ये मूल कॉपी होगी आपकी, एक जो आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आपकी साफ सुथरी होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक प्रिंट निकालेंगे और 2 इसकी कॉपी करा लेंगे, फोटोकॉपी पूरे सेट की 2 फोटोकॉपी करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड करने पर आप देख लें कि कितने पूरे पत्र निकलेंगे, यानी कितने पन्ने होंगे, कितने पेज होंगे, ये देख लो आप। सबसे पहला पेज जो होगा वो आपका इंटरव्यू का लेटर होगा, जिसमें ऊपर तो अधीनस्थ आयोग का पता लिखा हुआ है पूरा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीयतल, गोमती नगर। ठीक है, फिर इस तरफ यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है और आपका नाम लिखा होगा। यहाँ शुरुआत में आपका नाम लिखा होगा, जिसका एडमिट कार्ड होगा उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर और चीज़ें दिख रही हैं। आयोग ने विज्ञापन संख्या, तो आयोग के विज्ञापन संख्या यहाँ से खुद भरे गए हैं। विज्ञापन संख्या जो है वो आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ही से भरे गए हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा अगर, तो ये डेट लिखी हुई है इंटरव्यू की और आपके उपस्थिति का समय लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। जिनका फर्स्ट मीटिंग होगा उनके में 10 बजे लिखा होगा, जिसका सेकंड मीटिंग होगा उसका 1 बजे से लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी हैं, इससे आपको ये पता हो जाएगा कि मेरा इंटरव्यू इस तारीख को है और इतने समय से है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब एक पेज ये हो गया इंटरव्यू का। दूसरा प्रपत्र संख्या 1 आप सीरियल से लगाएंगे। प्रपत्र संख्या 1 वो जो है वो आपका कितने पेज में है? 3 पेज में है। जो प्रपत्र संख्या 1 निकलेगा वो 3 पेजों में है दोस्तों। तो 3 और 1 इंटरव्यू का लेटर हो गया, ये 4 पेज हो गए। प्रपत्र संख्या 2 जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपको 2 पेजों में मिलेगा। ठीक है, प्रपत्र संख्या 2 आपको 2 पेजों में मिलेगा। प्रपत्र संख्या 1 जो है वो 3 पेजों में मिलेगा। तो 3 पेज ये, 2 पेज ये, 5 हो गए। और प्रपत्र संख्या 3 और जो 4 हैं वो 1-1 पेज हैं। तो इस तरह से 3 पेज, 2 5 और 2 7 और 1 जो आपका इंटरव्यू लेटर है वो 8 पेज हैं। आप लोग सब लोग ये कंफर्म कर लें कि आपको ये 8 पेज डाउनलोड हुए हैं कि नहीं। किसी पेज को आपने पुनः तो नहीं निकाल लिया है, रिपीट तो नहीं हो गया है, 2 बार ना लगाइए, एक बार का एक सेट बनाइएगा। और ये क्रम ऐसे ही होना चाहिए, पहले आपका इंटरव्यू लेटर होना चाहिए, फिर आपको प्रपत्र संख्या 1 लगाना है जो 3 पेजों में है। और नीचे आप अगर देखेंगे तो वहां पे पत्र, उसी पेपर में यहां पर लिखा है पेज 1 ऑफ 3, यानी 3 पेज कुल हैं, जिसमें से ये पहला होगा। तो आपको इसी सीरियल क्रम में लगाना है पहला, फिर नीचे देख रहे होंगे तो लिखा होगा दूसरा, और फिर इसी तरह से 3 ऑफ 3 ये तीसरा। तो इस तरह से इसके बाद जब आप आएंगे प्रपत्र 2 में तो आपको पेज नंबर 1 लिखा दिखेगा और पेज नंबर 2 लिखा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद जो दो प्रपत्र बचते हैं वो 1-1 पेज के हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सबके पास 8 पेज का ये कलेक्शन हो गया होगा। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो कर ले भाई। इतने सारे फोन आ रहे हैं इस बात के कि फॉर्म कैसे भरना है। तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जिनका इंटरव्यू 26 को होना है वो अभी भर लें, वो परेशान है। ठीक है, किसी का नवंबर में होना है, 25 नवंबर, 30 नवंबर, वो भी अभी से परेशान है। आपको मेन फोकस इंटरव्यू पे करना चाहिए था। प्रपत्र तो आप जब जाने लगोगे तो भरोगे ही। अगर आप अभी देखोगे जिनका नवंबर में 30 को है वो रोज यही देखते रहेंगे, कहीं से कोई बात पता चली तो देख लिया, ये गलत तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
तो ये चीज़ें आपको देखनी कि इसमें बहुत कुछ नया नहीं लगाना है, क्या क्या लगाना है। तो जो आपने पढ़ाई की है वो आपके पास है सब कुछ, नया आपको इसमें से कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब सुनिए, पहले में और एक चीज़ बताऊं कि जब वहां आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका पहले इंटरव्यू होने लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उससे पहले ये सारे फॉर्म वहां भराए जाएंगे। इन केस अगर कोई भर के नहीं जाता है तो वहां भरने का पूरा मौका मिलता है। फिर भी आप अपने से ये चीज़ें कंप्लीट रखेंगे, आपका वहां समय बचेगा, आपका प्रेशर कम रहेगा, आप निश्चिंत रहेंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे यदि भर के ले जाते हैं तो, ठीक है। यहां भरा रहेगा तो कोई कागज आपका छूटेगा नहीं, क्या लगना है क्या नहीं लगना ये सारी चीज क्लियर रहेंगी। अगर आप वहां के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है कोई कागज आपका इधर उधर हो जाए तो आप वहां परेशान होंगे, मिले कि ना मिले। तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि यहां से कंप्लीट कर ले। और एक सेट जो हमने बताया कि जो प्रिंट आउट होगा उसको यहां फिल नहीं करना है। ये आप जब आयोग जाएंगे तो आप उसमें क्या क्या भरना है मैं अभी बता दे रहा हूं। कॉपी में सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, फोटो कॉपी में आपको सारी चीजें भरनी है। अभी आप प्रिंट आउट में मत भरिएगा। आप चाहें तो प्रिंट आउट 2-3 कॉपी में निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट में थोड़ा खर्च आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कह दिया फोटो कॉपी करा लेंगे। और फोटो कॉपी 2 सेट कराएंगे क्योंकि एक में भरना है, यदि कोई मिस्टेक होती है तो दूसरे में, और फाइनल जो भरा जाएगा वो आपका प्रिंट आउट में भरना है, साफ सुथरा, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ भरनी है। तो आप तो पहले ये लेटर जो इंटरव्यू का है, इस इंटरव्यू लेटर को आप बारीकी से पढ़ लें। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ने लायक हैं, क्या ध्यान देने लायक है। तो आपको मिल जाएगा आपका ऊपर नाम, उसके बाद आपको मिल जाएगा आयोग का विज्ञापन संख्या और किस डेट को है, किस समय है, ठीक है। इंटरव्यू की डेट इतनी हो गई और समय हो गया। अब यहाँ लिखा है कि 4 प्रपत्र होंगे। 4 प्रपत्र हमने आपको बता दिए, टोटल ये 8 पेज बनने चाहिए, ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर फीस पेड, अब ये उन्हीं का निकलेगा जिनका फीस पेड हो जाएगा, और जो विकलांग लोग होंगे उनको कोई फीस दे नहीं है। इसका मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनको फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो विकलांग लोग होंगे उनको फीस पेमेंट नहीं करना, ये नीचे लिखा गया। चौथा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए। देखिए आपके पास है तो देखिए, नहीं तो सुनिए। आप चौथे पॉइंट पे अगर जाएं तो लिखा है साक्षात्कार के लिए अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 आवश्यक फोटोग्राफ, यहां तक के आपके लेने हैं, चेस्ट तक, जो हाफ कहते हैं ना फोटो, पासपोर्ट साइज जिसे कहते हैं, वो फोटो नवीनतम फोटो खिंचवानी है, नई से नई हो आपके पास। 2 फोटो अपने विभागाध्यक्ष अथवा जहां आपने शिक्षा पाई है उस संस्था के प्राचार्य अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर, अथवा, तो 4 चीजें अथवा में लिखी है। इसका मतलब आप फोटोकॉपी अपने विभागाध्यक्ष से, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप उस विभाग के अध्यक्ष से कर सकते हैं, अध्यक्ष से प्रमाणित करा सकते हैं। नहीं तो जहां से आपने शिक्षा ली है वहां के प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल से प्रमाणित करा सकते हैं। और नहीं तो किसी भी राजपत्रित अधिकारी, जिसे गैजेटेड अधिकारी कहा जाता है, गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है, जैसे सरकारी डॉक्टर हो गए, चाहे वो पशु के हों चाहे जो भी हो, या फिर कोई प्रिंसिपल हो गया, या एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, जहां मजिस्ट्रेट लिखा होता है, ये लोग भी कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अथवा लिखा है। आप इन सबसे भी नहीं कराना चाहते हैं या नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, स्वप्रमाणित कर अवश्य लाएं। यहां लिखा है स्वप्रमाणित कर अवश्य लाएं। 2 फोटो स्वप्रमाणित माने अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित होगा, ठीक है। तो आपके खुद के हस्ताक्षर से, अगर संभव हो पाए तो प्रिंसिपल या किसी गेस्टेड ऑफिसर से करा लें 2 फोटो प्रमाणित। नहीं हो पाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये संभव हो पाए तो करा लें, नहीं तो स्वप्रमाणित यानी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर लेना है, ठीक है। जितने लोग ये पूछ रहे थे किससे कराना है किससे नहीं, आपके पास अगर सुविधा है, कोई अगल बगल लोग हैं तो करा लो, नहीं तो अपने से कराओगे तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है, चौथा आपका खत्म हो गया। 5वें में लिखा गया है कि जो विज्ञप्ति पद की अनिवार्य अर्हताएं धारित नहीं करता उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे आपको पता है कि इंटरमीडिएट इस वैकेंसी में मांगा गया है, कोई हाई स्कूल का बंदा अगर फॉर्म भर देता है और उस समय ये लिख देता है फॉर्म भरते समय कि मेरा इंटरमीडिएट है,
और आज वो 17 में इंटरमीडिएट दिखा रहा है तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। जो भी चीज मांगी गई है अगर उसमें वो अर्य नहीं पाया जाता है, यानी कि जो योग्यताएं हैं वो नहीं होती हैं, तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये आप सबको पता है कि आप लोग बीए किए होंगे, इंटर किए होंगे, कम से कम सभी ने इंटर तो किया ही है, क्योंकि इंटर की वैकेंसी थी ये, तो आगे भी किया है तो अच्छी बात है, इंटर सबका होगा ही, तो इस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल। ठीक है, चौथे पॉइंट के बारे में आपको बता दिया कि उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं करना। इसके बारे में बहुत लोग फोन कर रहे थे, आप स्वप्रमाणित भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये छठा पॉइंट है, इसको देख लें। इंटर तक तो कोई बात नहीं, सबके पास इंटर तक हो गया। जिसके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में किसी किसी के पास तो अंक तालिका, यानी कि आपके पास जो पास होने के लिए जो प्रमाण पत्र मिलता है, पास हो गए आप, आपके पास केवल नंबर वाला जो नंबर होता है, क्या कहते हैं उसको, आपके पास यहां पर होगा अंक तालिका। ठीक है, अंक तालिका होगा तो उससे आप उत्तीर्ण माने जाते हैं। उसका डिग्री कि जैसे बीए किया तो बीए की डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलती है, तो डिग्री आपको चाहिए। अगर आप वहां पे डिग्री लगाना चाह रहे हैं, 2016 तक जब आवेदन किया था उससे पहले आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप डिग्री लगाना चाह रहे हैं, तो डिग्री मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो प्रोविजनल मिलता है। अगर किसी का नहीं मिला है तो प्रोविजनल लगाएगा, डिग्री नहीं मिल पाई है तो प्रोविजनल लगाएगा। वो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने इस परीक्षा में उत्तीर्ण आप दिए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, आपकी डिग्री अभी नहीं मिली है, तो प्रोविजनल आपको आगे कार्य बाधित ना हो इसलिए दे दिया जाता है। ठीक है, जो लोग 16 तक में जब वैकेंसी आई थी अगर ग्रेजुएशन किए हैं, तो अगर आप उस समय स्नातक थे तो ग्रेजुएशन लगाइए, अदरवाइज उसके बाद की डिग्री लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ठीक है, 7वां 8वां 19वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक में लिखा हुआ है कि मोबाइल लेके नहीं जाना है, तो मोबाइल आप वहां तक लेके जाएंगे। अगर आपके साथ कोई जाता है तो आप बाहर उसको मोबाइल दे देंगे या बैग में डाल के रखेंगे, वहां जैसी सुविधा होगी वैसा करेंगे। मोबाइल चूंकि घर से तो आप ले ही जाएंगे। फिर ये ध्यान देना है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, तो आप बैग में 1-2 फेस मास्क, कोई एक कहीं रख दिया, मिस हो गया, गिर गया, गंदा हो गया तो 2 लेंगे, एक आप लगाएंगे, एक बैग में डालेंगे, और एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल भी अपने पास रखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई पहले पेज में। अब आते हैं प्रपत्र 1, जो पहला आपका प्रारूप है। ये पहला प्रारूप हमने बताया 3 पन्नों में है। 3 पन्नों में डिटेल आपको भरनी है। क्या क्या भरना है, ये आपकी डिटेल है, आपको स्वयं अपने हैंड राइटिंग में भरने हैं। पहले पन्ने में कुछ भी भरना नहीं था, चीजें पढ़ लेनी थी। अब इसको जो है आपको ध्यान देना है, 2 वहां पर फोटो प्रमाणित करनी थी, 2 बिना प्रमाणित फोटो ले जानी है। आपके पास कई फोटो होंगी तो फाइल में लगी होंगी, 2 प्रमाणित ले जानी है और 2 बिना प्रमाणित की ले जानी है, 4 फोटो। अब देखिए प्रपत्र 1 जो भरना है, सबसे पहले विज्ञापन संख्या यहां लिखा गया है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। विभाग संख्या यहां खाली छोड़ा गया, वो आपको नहीं भरना है। विभाग संख्या आपको भरना ही नहीं है, वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, उससे भी मतलब नहीं है। सबसे पहले में आते हैं प्रारूप संख्या 1 में जो आपका ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें पद या सेवा का नाम पूछा गया है, तो पद या सेवा का नाम तो आगे आप लिख देंगे। अगर इंग्लिश में भरते हैं तो एक्साइज कांस्टेबल या फिर आबकारी सिपाही, पद का नाम आप आबकारी सिपाही भर देंगे। अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, अंग्रेजी में लिख रखा गया है पहले से, हिंदी में उसी के ऊपर आप साफ सुथरा नाम भर देंगे। हिंदी में आपको भरना है, अंग्रेजी में ऑलरेडी फिल किया हुआ है। इसके बाद है तीसरे कॉलम में, ध्यान से सुनते जाइए, आपके पास फॉर्म होंगे, ले लीजिएगा। एक एक कॉलम हम जो बता रहे हैं उसको ऐसे ही वीडियो को पॉज करके एक एक कॉलम आप भरते जाइएगा। एक भर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए, दूसरा भर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए। कहीं से ऐसा नहीं कि एक बार देखते जाइए और भरते समय फिर मिस्टेक हो जाए। तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम भरेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, एक कॉलम भरेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इस तरह से आगे पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट आपके हो गए, नाम हो गया आपका और दूसरा हो गया, एक तो पद हो गया, दूसरा नाम हो गया। तीसरा लिखा है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। तो बात समझें, अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, यहां पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो इसका मतलब जैसे पत्र व्यवहार का मतलब वो कुछ भेजना चाहते हैं तो आप तक पहुंचे, तो आप वर्तमान में जहां हो उसका पता, पत्र व्यवहार का पूरा पता इसलिए कहा जा रहा है कि कोई चीज आपको भेजनी है आयोग द्वारा तो वो मिल जाए, तो जो वर्तमान हो वो भरना है।
अगर आपका एक ही पता स्थायी भी है अस्थायी भी है, यानी आपका घर भी वही है और रह भी वही रहे हैं, तो आप चाहें तो वही दोनों में सेम में भर लेंगे। मान लीजिए आप कहीं कमरा लेके बाहर रह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हमें अगर आयोग कोई चीज़ यहाँ भेजे तो यहाँ मिल जाए, तो आप वहाँ का भी डाल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ कब तक रहेंगे ये निश्चित नहीं है। अगर आप कहीं कमरा लेके तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का पता आज डाल दिए और पता लगा कि साल भर बाद कोई चीज़ वहाँ भेजनी हुई तो नहीं जा पाएगा, तो आप अपने घर का पता ही यहाँ पर भी डालो, क्योंकि घर पे जो चीज़ आएगी वो आपको कभी भी आएगी, मिल जाएगी। तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ भी पत्र व्यवहार में आपको स्थायी पता ही डालना है। ठीक है दोस्त, अगला आपको बताते हैं। तो चौथे पॉइंट में लिखा है ग्राम, नगर, जिला, राज्य जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी। तो हमने बता दिया ऊपर भी स्थायी निवासी ही आपको लगभग डालना है। जिनका ऐसा होगा कि स्थायी निवास गांव में कहीं हो, रह कहीं रहे हैं परमानेंट और रहना भी वहीं है, मतलब ये कि गांव से आप कहीं और आ गए हैं तो वहां अगर रह रहे हैं, या अपना घर मूल निवास छोड़ के कहीं और आ रहे हैं और आपको आगे वहीं रहना है, तो आपका वो पत्राचार वाला एड्रेस वहां पे हो जाएगा। स्थायी पता जहां पर आपका मूल निवास है वो नीचे वाले चौथे कॉलम में स्थायी पता आएगा। भरने का तरीका क्या है? स्थायी पता में जब आप भरेंगे तो मकान नंबर से शुरुआत करेंगे अगर है तो, अगर मकान नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले लिखेंगे ग्राम, फिर लिखेंगे पोस्ट, यानी ग्राम लिखेंगे, सीरियल से लिखते जाएंगे, आप ग्राम लिख देंगे। और जो लोग गांव के नहीं है, मोहल्ले के हैं या सिटी के हैं, तो वो सीधे अपना उनका, तो जो लोग सिटी के होंगे उनका ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर सारा कुछ पहले से अलॉटेड होता है, तो वो अपना पूरा पता लिख देंगे। ठीक है, जो ग्राम में है तो सबसे पहले ग्राम, फिर आप पोस्ट भरेंगे और फिर यहां पर थाना भरेंगे और फिर तहसील, थाना, तहसील और फिर जिला भरेंगे और फिर राज्य लास्ट में। ठीक है, इतनी चीजें यहां लिखी हुई हैं, जिला राज्य का नाम। तो शुरुआत करेंगे ग्राम से, गांव कौन सा है आपका? ग्राम, पोस्ट, फिर थाना और फिर तहसील और इसके बाद जिला, उसके बाद राज्य। अगर मकान नंबर है तो सबसे पहले उसको आप प्रदर्शित कर देंगे, लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतने से आपका पत्र आ जाएगा, आपका स्थायी निवास का पता चल जाएगा। पांचवें कॉलम में आते हैं। पांचवें में लिखा है जन्म तिथि, ईस्वी सन, तिथि, माह, ईस्वी में, अंकों में, शब्दों में। तो यहां पर देखिए अंकों में भरा हुआ मिलेगा आपको दिख रहा होगा अपने में कि वहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में आपको नीचे भर देना है। जहां अंकों में लिखा है साफ साफ शब्दों में लिख देना है। जैसे सपोज करिए किसी का अगर 1 जुलाई 1990 है, अगर किसी का 1 जुलाई यानी 01/07/1990 लिखा होगा तो आपको भरना है 1 जुलाई यानी 1 हो गई तारीख, जुलाई हो गया माह, सन 1990 या 1990, 1 जुलाई कॉमा कर देना है, सन 1990 ऐसा लिख देना है। ठीक है, अब छठवें कॉलम में आइएगा। देखिए छठवें में लिखा है अभ्यर्थी के पिता अब्लिक पति का नाम। तो लड़का होगा तो वो अपने पिता का नाम भरेगा, कोई लड़की है पिता का नाम भरेगी, अगर वो विवाहित है तो पति का नाम भरेगी। पति का नाम आप भर सकती हैं अगर आप 16 तक जब फॉर्म भर रही थी तो उससे पहले अगर विवाहित हो। यदि लड़की विवाहित है 16 तक तो आप 16 तक विवाहित हो तो पति का नाम भर दो, और 16 के बाद अगर विवाहित हुई हो तो आप पिता का नाम भर दो। ठीक है, अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, ध्यान क्या देना है, यदि आप पिता का नाम भरते हैं तो आपके पास जो आय, जाति, निवास ये चीजें लगनी है, जो जाति और निवास लगना है। तो जाति और निवास जो लगना है, यदि आप शादी के बाद का भर रही हो और वहां पति का नाम लिखा जा रहा है तो पति के यहां का भरा जाएगा, और अगर पिता के यहां का आप लगा रहे हो, यहां पिता का नाम भर रहे हो, तो आपको इन चीजों को पिता के यहां यानी अपने घर के यहां का जो आपका मायका था वहां का लगाना है। तो 16 तक यह शादी हुई है, फॉर्म भरने से पहले शादी हुई है तो पिता का नाम निश्चित रूप से ही लिखना है। उसके बाद शादी हुई है तो पिता पति किसी का भर सकते हो, उसका भरना है जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास हो। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं कि नया आप बनवाओ, अगर पुराना है तो भी चल जाएगा, नया है तो भी चलेगा, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कोई रिजेक्ट नहीं होगा कि आपने पुराना लिया है कि नया लिया है, जो भी होगा आपका जाति निवास वो चल जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम भरना है, जन्म स्थान भरना है, तो जन्म स्थान जनरली आपका वही होगा, अगर कहीं और है उसका सर्टिफिकेट है तो आप भरेंगे, अदरवाइज आपका जो जनपद होगा, गृह जनपद, वही भरा जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान, अभ्यर्थी के पिता या पति का पता,
यदि मृत हो तो अंतिम पता। तो यहाँ पता वही भरना है भाई, आपका जो पता है वो पिताजी का। अगर पिताजी कहीं और सर्विस कर रहे हैं तो आप वर्तमान में उनका पता लिख देंगे कि वर्तमान में ये ऐसे हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो स्थायी पता है वही भरना है। इतना क्लियर हो गया। क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, तो इसमें लिखना है नहीं, है ना, राष्ट्रीयता बदली नहीं। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो जिसके पिताजी कहीं और की राष्ट्रीयता लिए होंगे, तो उसमें आपको नहीं ही करना है हर केस में, हर बच्चे के लिए। किसी का अगर अप्लाई होता है तो वो हाँ करेगा, वैसे ये होगा नहीं। फिर लिखा है 7वें में, प्रपत्र संख्या 1 में 7वां पॉइंट देखना है। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म स्थान अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो आपको यहाँ पे हाँ लिख देना है कि आप यहाँ पर जन्म से ही हो, पहले से ही हो। 8वें में लिखना है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? तो आप देख लो कि SC, ST, OBC या जनरल में जो है, तो अब जनरल में यहाँ पर जैसे क्या है कि यहाँ इस समय मांगा गया है, तो जनरल वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस कॉलम को हाँ नहीं वाले को आप छोड़ देंगे, आयोग जाके कंफर्म कर लेंगे। वहाँ पे फॉर्म भराते समय बताया जाएगा कि जो आपका EWS है, आपन जलावा पॉज कही दे बस, बैठ गए क्या मतलब? हाँ ठीक है दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी, देखिए। तो ये आपका हो गया, क्या था, हमने बताया कि आरक्षण, तो जो EWS वाले हैं, जनरल के बच्चे हैं, EWS का लाभ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप आयोग जाएंगे तभी हाँ नहीं भरेंगे, जनरल वाले बच्चे। बाकी OBC, SC, ST जो लोग और हैं या जो भी लड़कियां हैं, इनको जो आरक्षण चाहिए वो आरक्षण वाले पे हाँ कर देंगे, ठीक है। आरक्षण चाहिए तो हाँ कर देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं कर देंगे। और आप जानते हैं कि जो लोग हैं SC, ST, OBC वाले, वो आरक्षण लेंगे ही, तो आप आरक्षण हाँ करेंगे। जनरल वाले बच्चे जो EWS के होते हैं, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा कि नहीं, ये आयोग में जाके कंफर्म कर लेंगे, वहाँ भराते समय बता दिया जाएगा आपको मिलेगा। यदि मिलेगा तो हाँ करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और वर्ग जाति लिखना है, उपजाति लिखना है। जैसे जाति में क्या लिखना है, आप OBC लिखेंगे। अब मान लीजिए कि यादव हैं तो वो उपजाति में आहिर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जाति में जैसे SC लिख दिया, अनुसूचित जाति। उपजाति में जैसे कोई चमार लिखता है, तो वो चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन सी आपकी जाति है और कौन सी उपजाति है, वो अपना अपना भर देंगे। फिर लिखा हुआ है, विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु में, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ नीचे हाँ नहीं लिखा है, तो हाँ नहीं पे अगर आपकी एज उस समय, जैसे 2016 में फॉर्म भरते समय ओवर एज हुए थे, अगर वहाँ पे जितना मांगा गया था उतना आपका नहीं था, ओवर हो गया तो हाँ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये 16 की वैकेंसी के अनुसार है, आज की एज के अनुसार नहीं, जब वैकेंसी आई थी तब के अनुसार। आज देखोगे तो बहुत लोग ओवर एज हो गए होंगे, है ना। तो इस पॉइंट के लिए, ये जब वैकेंसी आई थी तब के लिए है, उस समय अगर आपको चाहिए था तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर विवाहित हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। और अगर विवाहित हैं तो नीचे लिखा हुआ है, यदि हाँ, अगर आप विवाहित हैं, हाँ करते हैं, तो नीचे वाले को भरना है, अदरवाइज नहीं। और अगर नहीं हैं तो सीधे नहीं कर देना, नीचे वाले को टच नहीं करना है। और अगर विवाहित हैं तो आप विवाहित दर्शा सकते हैं, 16 तक में विवाहित थे तो हाँ कर दीजिए, उसके बाद विवाहित हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यह पॉइंट जो है, आप हाँ नहीं करने वाला, चूंकि केवल आपको टिक करना है हाँ या नहीं, आप आयोग जाएंगे तो इस बात को थोड़ा सा और कंफर्म कर लेंगे कि इस समय जो विवाहित हैं उनको हाँ करना है कि जो 16 के पहले विवाहित थे उनको ही हाँ करने हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे कि फॉर्म भरते समय विवाहित होने पे हाँ करना है, कि आज भी किसी की शादी हुई तो भी विवाहित कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 16 में जो लोग विवाहित थे फॉर्म भरने से पहले, उन्हीं को हाँ करना है, बाकी लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब आती है शैक्षिक योग्यता। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा या उपाधि लिखा है 10वां नंबर में। आप प्रपत्र 1 में 10वें नंबर में परीक्षा या उपाधि, विषय, श्रेणी अथवा ग्रेड, वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत और प्रमाण पत्र संख्या और विशिष्टता का विवरण। तो पहले लिखा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और यहाँ पर शैक्षिक प्राविधिक जो भी आपकी योग्यताएं होंगी उसके बारे में। तो आपको हाई स्कूल तो सबने किया है, हाई स्कूल के विषय आप साफ साफ छोटे छोटे
जो आपके 6 विषय हैं वो आप भर देंगे। इंटरमीडिएट में जो आपके 5 विषय हैं वो भर देंगे। ग्रेड, यहाँ पर श्रेणी या ग्रेड, श्रेणी का मतलब यहाँ पे आपको भरना है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे होगा, जिनका सीबीएसई बोर्ड या एससी बोर्ड होगा वो ग्रेड भरेंगे, जिनका श्रेणी इस तरह से होगा तो चाहे तो आप परसेंटेज भर देंगे। यहाँ पे श्रेणी मतलब ए बी सी भर सकते हैं, या प्रथम द्वितीय तृतीय। तो आप फर्स्ट डिवीजन होंगे तो प्रथम, दूसरा डिवीजन होगा आपका तो द्वितीय और तृतीय। जिनका ग्रेडिंग सिस्टम होगा ABC जो भी होता है वो भर देंगे। वर्ष हाई स्कूल कब किया वो भरना है। प्राप्तांक और प्रतिशत, तो प्राप्तांक बटे प्रतिशत, यहाँ दोनों चीज़ें भरनी है, प्राप्तांक और बटे में प्रतिशत, प्राप्तांक आब्लिक प्रतिशत दोनों भरना है। फिर इधर आ जाइए, प्रमाण पत्र संख्या, जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसका संख्या। हाई स्कूल में आपको अंक प्रमाण पत्र मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है अगर दोनों एक ही हैं तो फिर वही प्रमाण पत्र संख्या आप देखेंगे तो ऊपर जो है सर्टिफिकेट में ही ऊपर लिखा होता है ये प्रमाण पत्र संख्या, उसको देख के आपको सही सही भरना है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर किसी में आपको अच्छी उपलब्धि मिली है तो उसमें अलग से मार्कशीट में लिखा हुआ है तो आप भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। ऐसे इंटरमीडिएट में आपके विषय हो गए, ग्रेड या आपकी श्रेणी हो गई, प्रथम द्वितीय तृतीय, वर्ष हो गया, प्राप्तांक प्रतिशत और इसी तरह से संख्या। अब हाई स्कूल इंटर तो आपको मस्ट है भरना, क्योंकि इंटर तक की वैकेंसी थी। अब ग्रेजुएशन भरते समय आप देख लीजिए कि ग्रेजुएशन आपने 16 में किया कि 16 के बाद किया, वैकेंसी आने से पहले किया कि वैकेंसी आने के बाद किया। अगर वैकेंसी आने के बाद किया तो भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो काउंट नहीं होगा, आप भर भी देते हैं तब भी। तो और नीचे जैसे आपने ITI किया, डिप्लोमा किया, किसी ने और कोई ऐसा डिप्लोमा किया हो या कोई और सर्टिफिकेट है तो आप इस कॉलम में अन्य शैक्षिक वाले में भर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे बीटेक वाले होंगे उनके लिए बताऊं, बीटेक जो है डिग्री डिप्लोमा दोनों होता है, तो आप डिग्री वाले में भरेंगे, स्नातक वाले में भरेंगे, नीचे छोड़ देंगे। या बीटेक वाले चाहें तो स्नातक वाले में भी वही चीज़ भर दें और यहाँ डिग्री वाले डिप्लोमा वाले में भी भर देंगे, तो वो दोनों सेम आएगा, क्योंकि उनकी डिग्री और डिप्लोमा दोनों होता है, स्नातक में भर सकते हैं, ठीक है। खेल कूद से संबंधित आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो इसमें भरे, और उस प्रमाण पत्र को संलग्न नहीं करना है तो प्रमाण पत्र में आप क्या लिख देंगे, प्रपत्र संख्या 1, क्या लिख देंगे, प्रपत्र संख्या 1, 11 नंबर और संलग्न जो भी होगा उसी में लिख देंगे ऊपर, प्रपत्र संख्या 1 ब्रैकेट में 11 लिख देंगे। इससे ये पता होगा कि प्रपत्र संख्या 1 में 11वें नंबर पर जो चीज़ मांगी गई थी उसका ये सर्टिफिकेट अटैच किया गया है। जैसे पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में कुछ अटैच नहीं करना था, तो जहां अटैच करना है उसकी बात आएगी तो आप उस कॉलम के नंबर को लिख देंगे। अभ्यर्थी अपनी विगत वर्तमान नियुक्तियों का पूर्व विवरण दे, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या कर रहे थे उनके बारे में यहाँ भरना है। तो वो क्या, किस पद पे हैं, उनका नियुक्ति का प्रारूप क्या है, पद का नाम तो वो जिस पद पे होंगे वो, नियुक्ति का प्रारूप का मतलब आपकी वैकेंसी किस तरह से हुई है, आश्रित में है, मृतक आश्रित में है या डायरेक्ट हुई है, किस तरह से हुई है, ठीक है। तो ये परीक्षा करा के हुई है, जिस तरह से हुई होगी वो आपको भरना है। वेतन भरना है। प्रवेश की तिथि का मतलब जब आप ज्वाइन किए होंगे, और नियुक्ति का स्थान जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे। पूर्व पद का त्याग किस दशा में छोड़ने की, अगर आप छोड़े हैं तो यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, वो पद छोड़ने की तिथि भरनी है, कब छोड़े हैं वो भरना है। आगे आ जाइए 13वें नंबर पर, अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं में आपको हाई स्कूल और इंटर भरना है। क्योंकि वैकेंसी आपकी इंटरमीडिएट की है, अनिवार्य जो होना चाहिए वो कम से कम इंटरमीडिएट सबका होना चाहिए। तो आपको क्या भरना है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, केवल आपको उल्लेख करना है कक्षा 10 का और 12 का। यहाँ पे 2 ही कॉलम अनिवार्य में भरने हैं, ये अनिवार्य है, ठीक है। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, तो यहाँ पर आपको नहीं ही करना है। जो लोग किए होंगे वो जानते हैं कि उनको यस करना है, तो आपको जनरली क्या करना है, यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आप अभी नौकरी नहीं पाए हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास बी प्रमाण पत्र है वो हाँ करेगा और सर्टिफिकेट में लिख देगा कि 14 नंबर के दोराह में, 14 नंबर के दूसरे कॉलम में 14 नंबर का सेकंड जो है उसमें आपने ये अटैच किया, तो उस प्रमाण पत्र में प्रपत्र संख्या 1 ब्रैकेट में 14 और ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, तो ये 14वें नंबर कॉलम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया, ये पता चल जाएगा, ठीक है। और इन सब में जो 15 नंबर में पूछा गया आपको यहाँ पर नहीं कर देना है, ठीक है। इसमें आपको हाँ नहीं करना, इसमें आपको लिख देना है कि अभ्यर्थी किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें,
तो आप लोग में ऐसा कोई होगा नहीं, अगर कोई होगा तो उसको पता होगा तो वो विवरण अपना लिखेगा, नहीं तो यहाँ सबको नहीं ही करना है, एक तरफ से सबको नहीं करना है। आवेदन परीक्षा शुल्क की जो जमा किया था फार्म भरते समय, तो फार्म भरते समय आपने जो चालान नंबर आपके पास अगर होगा, अगर आवेदन पत्र की फोटोकॉपी या उसकी प्रिंट आउट आपके पास होगी तो वहाँ से सारा डिटेल मिल जाएगा, भर देंगे। इन केस किसी के पास नहीं है तो SBI कलेक्ट की साइट पे जाएंगे, SBI ऑनलाइन जाएंगे, SBI कलेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा, SBI कलेक्ट में आपको पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट हिस्ट्री में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके उस पेमेंट हिस्ट्री को देख लेंगे। उसमें समय आता है कब से कब तक, तो आप देख लीजिएगा 16 से 17 या 15 से 17 के बीच में जो पेमेंट हुआ होगा आपके उस मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू वो आपका आ जाएगा। स्लिप डाउनलोड करके आप सारी डिटेल भर लेंगे। इन केस किसी को नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है, ये बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप इन प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हुआ था, तभी आपका इंटरव्यू लेटर जारी हुआ है। अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो SBI कलेक्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा। चलिए 17वें नंबर में ये आता है कि यदि आपके चयन में कोई विशेष अनुभव, आप आयोग को कोई विशेष अनुभव देना चाहते हैं जो इन कालमों में जिसका जिक्र नहीं किया गया, उसके अतिरिक्त आपके पास ऐसा कुछ है जो आप आयोग को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर विवरण उसका दे सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है, आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर पूरा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, ठीक है, इतनी चीज़ें कि आप जो लिख रहे हैं ये सब सही है। प्रपत्र संख्या 2 में आपको वही पुरानी चीज़ें सब भरनी है, नया कुछ भी नहीं है। आपका अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है अभ्यर्थी का पूरा नाम, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख लीजिए। अभ्यर्थी का पूरा नाम, स्कूल, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जैसा कि हाई स्कूल में लिखा है वैसा। यदि किसी का हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अंतर है तो हमने बताया उसका एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेम थी, लेकिन त्रुटि बस ये गलती से ऐसा हो गया है, जबकि मैं ही हूँ या मेरा ही नाम ये भी है, मेरा नाम ये जो गलती से हो गया है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नाम लिख लेंगे। उपनाम के साथ लिखा है, जैसे किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम अगर संदीप है, उसको कोई वहाँ पर किसी और नाम से बुलाते हैं तो उस केस में आप उपनाम डाल सकते हैं। ये क्यों मांगा जा रहा है कि कोई चीज़ भेजने पर अगर वो लोग, जैसे आपका ओरिजिनल नाम लोग कम जानते हैं, उपनाम ज़्यादा जानते हैं, तो आयोग को दोनों चीज़ें पता हो तो वहाँ से कभी ट्रेस करना हो तो चीज़ें जल्दी से ट्रेस हो जाएं। ऐसे ही पिता का नाम, उपनाम, अगर पिता का नाम उपनाम है तो आप भर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। नाम ओरिजिनल पहले भरना है, उपनाम साथ में भरना है। माता का नाम, उपनाम, फिर निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, तो सबकी राष्ट्रीयता भारतीय ही होगी, इंडियन भरना है, इंग्लिश में भरते हैं तो इंडियन और नहीं तो भारतीय, ठीक है। जन्म स्थान आपका होम डिस्ट्रिक्ट भरना है, जन्म स्थान आपका होम डिस्ट्रिक्ट। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है कि कहीं और जन्म हुआ है तो वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम या राज्य का नाम लिखेंगे, नहीं तो जनरली सबका होम डिस्ट्रिक्ट ही होता है। स्थायी निवास का पूरा पता आपको पहले बता ही दिया कैसे भरना है। तो यहाँ 5वें नंबर में, प्रपत्र 2 में 5वें नंबर में सेम वही चीज़ें जैसा हमने बताया था, मकान नंबर से लेकर के आपको लास्ट में वहाँ पर मोहल्ले का नाम, फिर थाने का नाम, तहसील का नाम और फिर जिले का नाम और फिर लास्ट में राज्य का, इतना लिख देना है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो वर्तमान में अगर कोई और रह रहा है मूल निवास के अतिरिक्त तो वो पता यहाँ भरना है 6वें कॉलम में। 7वें में जन्म तिथि लिखनी है, अंकों और शब्दों दोनों में, अंकों में भरा है, शब्दों में आपको भरना है। शैक्षिक योग्यता 15 वर्ष की आयु, तो 15 वर्ष की आयु तक में जो आपने किया हो, कक्षा 8 का भर सकते हैं और कक्षा 10 का भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 8 और 10 का चाहें तो भर ले, 8 का ना मिल रहा हो तो 10 तक का आप भर ले, कक्षा 5 का मिल रहा है तो आप भर सकते हैं। 15 वर्ष तक आयु में जो आपने हासिल किया है वो आप इसमें भर सकते हैं। तो आप 15 वर्ष तक अगर हाई स्कूल कर लिए हो तो वो भर सकते हैं, नहीं तो आप 5 का 8 का जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 9 नंबर कॉलम में देखिएगा, प्रपत्र संख्या 2 में 2 पेज थे, दूसरे कॉलम में लिखा 9 नंबर में क्या लिखा है, कार्यालय या फर्म यदि कोई हो तो पूर्व विवरण उसका देना, उम्मीदवार ने पहले काम किया हो तो उसका समय कहाँ काम कर रहा है ये बात। यहाँ पे लिखा है पद का नाम, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी काम कर रहे होंगे तो भी उसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि देना है कि नहीं देना है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट काम कोई कर रहे हैं, अगर विवरण देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं,
ठीक है। उससे क्या होगा कि कभी उस क्षेत्र में आपको काम करना होगा तो देख लिया जाएगा भाई इस फील्ड में ये बंदा काम किया है, उस फील्ड में कोई आवश्यकता होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में इनका नाम आ जाए। ठीक है, देखिए अगला क्या है 10 नंबर, तो न्यायालय से अपराध के संबंध में है, इसमें आपको नहीं ही लिखना है, ऐसा आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख देना है। ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ भी भरना नहीं है, नहीं लिख देना है। फिर आपको खा वाले में भी कोई बात विचाराधीन है, नहीं, यहाँ भी आपको नहीं लिख देना है। 10 वाले में दोनों जगह नहीं लिखना है। नीचे आपका पूरा नाम, पहले हस्ताक्षर, पूरा नाम और पूरा पता, दिनांक जिस दिन आप साइन कर रहे हैं उस दिन, किसी भी दिन जब से ये जारी हुआ है, लेटर आपका जिस दिन जारी हुआ है, इंटरव्यू डेट तक आप कोई भी डेट इसमें डाल सकते हो, या इंटरव्यू का जो डेट है वही डालो आप, जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप उसी दिन की डेट डाल दो और स्थान आप अपने यहाँ का जिला डाल देना। ठीक है, लास्ट, अच्छा तीसरा प्रपत्र है, यहाँ पर तीसरे प्रपत्र में आपको दिख रहा होगा कि हिंदी में नाम लिखना है और अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में नाम भरना है। पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जन्म तिथि भरा हुआ है, शब्दों में भरना है, जन्म तिथि अंकों में भरा है, शब्दों में आपको साफ साफ भरना है। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, हमने कहा स्थायी पता आपका हो गया, पत्र व्यवहार का पता अगर कोई कहीं और रह रहा है तो भरना है, नहीं तो दोनों जगह स्थायी पता ही भरना है कि दोनों सेम हैं। सेवा या पद का नाम, तो यहाँ पर आपको एक्साइज कांस्टेबल भर देना है। ठीक है, क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी वर्ग, तो इसमें आपको हाँ करना है, यहाँ पे लिखा है हाँ करिएगा। वर्ग या जात लिखिएगा, उपजाति पिछली एक पत्र में आ चुका है, वहाँ हमने बता दिया जाति उपजाति क्या है वो आप भर लेंगे। शैक्षिक योग्यता यहाँ भरनी है, तो आप भरेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जहाँ तक आपने 16 में किया होगा, 16 तक किया होगा, वहाँ तक ये चीज़ें भर देनी है। इसके बाद परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण, पिछला विवरण आप दे चुके हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो भरना है, उस विषय जो विषय लिया गया है छोटा छोटा साफ साफ, और उसका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और वर्ष और श्रेणी, वर्ष यानी किस साल आप पास हुए हैं, किस वर्ष पास हुए हैं, श्रेणी यानी प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी आपकी रही होगी। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रपत्र 3 सारी चीज़ें पुरानी भरी गई हैं, वही जो है प्रपत्र 3 में भरना है। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, अगर आप पहले कहीं नियुक्त हो चुके हैं या कहीं जॉब कर चुके हैं तो उसके बारे में भरना है। जो लोग कहीं जॉब कर चुके हैं उनको पता होगा वो किस तिथि से किस तिथि तक किए हैं, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग और वो छोड़, जब आप लास्ट में किए होंगे तो वो डेट, फिर वहाँ पर जो काम कर रहे थे उसका नाम और नियुक्ति का स्वरूप कैसा था। नियुक्ति का स्वरूप हमने बता दिया कि आप डायरेक्ट किए हो कि कैसे किए हो। वेतन और वेतन का क्रम, तो ये जो किए हैं उनको सारी चीज़ें पता होंगी, वो फिल कर लेंगे, बाकी लोगों को ये छोड़ देना है, इसमें भरना ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब आपका आ गया लास्ट प्रपत्र चौथा, बस इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर आप अपने आप को मेंटेन कर लीजिए और फॉर्म एक एक चीज़ देख करके अच्छे से भर लीजिए। आपका ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और जो दिन बचा हुआ है, जो समय बचा हुआ है, इंटरव्यू पे पूरा फोकस करिए। ठीक है, इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नाम लिखा था, नाम आयोग ने खुद भरा हुआ है। परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित हुए, तो यहाँ पर क्या भर रहा है, देखिए हाई स्कूल लिख रखा है, इंटरमीडिएट यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर, और बगल में कलम और खाली है, यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गणित। अब ये 3 विषय लिखे हैं, मतलब लिखना है ऐसे, तो हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, 3 लिखा है, 3 और लिख देंगे। अगर इसमें से किसी का कोई विषय नहीं है उसको कट मत करना। सपोज करिए कि किसी का, मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हाई स्कूल में तो लगभग सबके सेम ही होते हैं, तो आप 6 विषय लिख देंगे। इंटरमीडिएट में आपका अगर हम कहें 5 विषय, यहाँ जो 6 विषय लिखे गए इसमें से 5 विषय में कोई और है। अब यहाँ पे आपने लिख दिया विज्ञान, और इंटरमीडिएट में विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हो जाता है अलग अलग, तो उसको आप 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे लिखेंगे और इंटरमीडिएट वाले कॉलम में उसके सामने लिख देंगे। जैसे यहाँ पर भौतिक विज्ञान लिखा, तो भौतिक विज्ञान वाले में प्राप्तांक और पूर्णांक, तो ये हाई स्कूल वाला छोड़ करके आपको 7वें के आगे लिखना है। ग्रेजुएशन में आपका कोई सब्जेक्ट और था तो वो आप नीचे लिखेंगे, जैसे 7वां 8वां नंबर आपने भर दिया। इंटर में आपका नया सब्जेक्ट आया, 2 यहाँ भर गए, 8 तक। ग्रेजुएशन में कोई नया सब्जेक्ट आ गया, 9वें 10वें 11वें पे जो भी आएगा उस पर भर देंगे। अगर आपने पीजी किया हुआ है, पीजी में कोई नया सब्जेक्ट आया तो उसको आप नीचे भर देंगे। वही सब्जेक्ट है तो उसके सामने भरेंगे, नया सब्जेक्ट होगा तो उसके नीचे भरेंगे। कोई अन्य वाले में
ITI डिप्लोमा यदि और कुछ किए हो तो आप इस वाले क्रमांक में उसके सब्जेक्ट यहाँ भर सकते हैं और उसी के हिसाब से आगे सामने उसका प्राप्तांक और पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक और पूर्णांक भरना है। नीचे यहाँ लिखा है योग, तो आपने कितना प्राप्तांक और कितना पूर्णांक किस में पाया, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में। इसी तरह से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, PG सबका योग कर देना है। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लास्ट में आपको क्या भरना है, आप किस डिवीजन में पास हुए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो जो भी डिवीजन होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये लिख देंगे। नीचे लिखा मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। आपके हस्ताक्षर, अगर इसमें कोई गलत तथ्य पाया जाता है, इसका मतलब आपने गलत दिया या छुपाया गया, तो फिर वो अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। तो सही जानकारी सब लोग भरे। धन्यवाद।